हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट के बारे में, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी के बारे में एंड द वेरिएशन इन टेंस या टेंस इन स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। जनरली हमने देखा था k n is greater than kn+1, बट इन सम केसेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक एंड ज्योमेट्रिकल चेंज ऑर्डर इज kn+1 greater than kn, राइट। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो सिंपल सी बात है, फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का मतलब सिंपल ये हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को मेजर किस में करते हैं, टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। या कहने का मतलब है कि अगर हम ये आइडिया है कि ये पर्टिकुलर मेटल कैटायन का इस लिगैंड की एफिनिटी ज़्यादा है या फिर इस लिगैंड की इस मेटल कैटायन की एफिनिटी ज़्यादा है, देन वी कैन प्रेडिक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन या दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जैसे मालूम है पता है कि सिल्वर प्लस की एफिनिटी जो है आयोडाइड के लिए ज़्यादा है, फ्लोराइड के लिए कम है। तो जब सिल्वर जो है आयोडाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उस समय जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा। जब वो फ्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उस समय जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो खैर ये तो एक छोटा सा पार्ट था, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, एक करके पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे आज क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो लिखते हैं यहाँ पे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग thermodynamic stability of complexes, राइट। कई सारे फैक्टर हैं, जैसे कि नेचर ऑफ मेटल कैटायन है, नेचर ऑफ लिगैंड है, चिलेट इफेक्ट है, माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट है, स्टेरिक हिंडेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट है, सारे हैं। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं और हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, हम पढ़ेंगे यहाँ पे पहला नेचर ऑफ मेटल आयन, राइट, या सिंपल मेटल कर दो, ठीक। इसमें भी कई सारे हैं, जैसे नेचर में क्या है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। इसमें आपका क्या है, साइज है, ठीक। तो इसके बिहाफ पे भी जो हमारा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी होता है वो क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। तो हम एक करके पढ़ेंगे। तो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ मेटल कैटायन, और इसमें सब हेडिंग हम पढ़ेंगे, सब हेडिंग हम पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, समझो ऐसे, मान लो यहाँ पर एक मेटल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3+, एक दूसरा मेटल है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 2+, और यहाँ लिगैंड है। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये उतना क्या करेगा, स्ट्रांगली बाइंड करेगा। यहाँ पर क्या होगा, हाई न्यूक्लियर फोर्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग। यहाँ क्या होगा, लो न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ जो क्या होगा, वीक बॉन्डिंग, किसके रिस्पेक्ट में, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, हाई बॉन्ड एनर्जी, और यहाँ वीक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, लो बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है, ज़्यादा। हाई TS थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, यहाँ क्या हो जाएगा, लो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो मतलब अगर हम ये बात करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना हायर होगा बॉन्ड उतना क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर बनेगा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को मेजर करने का तरीका है, राइट। तुम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी मेटल की, उसकी लिगैंड के लिए एफिनिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन क्या ये बात हर लिगैंड के लिए सही है, नहीं। देखो सिंपल सी बात है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट उनके लिए सही है जहां पर लिगैंड पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, राइट। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये ऐसा लिगेंड हुआ जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो फिर कभी भी ऐसे मेटल के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा जिसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए।
मतलब जैसे मान लो मेटल के पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब मेटल हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। लिगैंड अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स, उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास डिफिशियंसी है, इसके पास रिचनेस है, तो दोनों में इंटरेक्शन क्या होगा, बेहतर, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या बनेगा, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। लेकिन मान लो कि हमारा मेटल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, लेकिन लिगैंड हमारा क्या है, वो हमारे पास लिगैंड जो है वो क्या है, वो उतना इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल अगर वो होगा तो सिंपल ही बात, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब डोनेट करेगा तो मेटल पे क्या आएगा, चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर उसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, नहीं। भाई मान लो कि हमारे पास ये मेटल है, इस पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, एक लिगैंड है, इसने अपना इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके पास क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इसके पास अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो अपने पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर सकता है, नहीं कर पाएगा ना। अगर नहीं कर पाएगा तो क्या वो ऐसे मेटल के साथ जुड़ना प्रेफर करेगा, नहीं करेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन हम क्या, तो किसके जुड़ना प्रेफर करेगा, वो उस मेटल के साथ जुड़ना प्रेफर करेगा जो क्या करे, इससे इलेक्ट्रॉन तो ले लेकिन साथ में लिगैंड को भी इलेक्ट्रॉन दे दे, राइट। अब अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको पता है ये तो ये काम कर नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब इसके लिए फिर ये वाला मेटल सुटेबल नहीं है। तो कौन सा सुटेबल होगा, वो मेटल सुटेबल होगा जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, उस लिगैंड के लिए जिसके पास लोन पेयर का नंबर क्या हो, कम, तो उसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल, राइट। कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उनके लिए फेवरेबल है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में वही कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बनेंगे जहां पर लिगैंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, लिगैंड क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। और जो इलेक्ट्रॉन रिच लिगैंड होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा एडिशनल लोन पेयर होता है उनको क्या बोलते हैं, पाई डोनर लिगैंड। कहने का मतलब ये है कि जो ये हम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट लीडिंग टू मोर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ये तभी सही होगा जब लिगैंड क्या होगा, पाई डोनर होगा, मतलब उसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जिससे वो प्रॉपर्ली मेटल के साथ इंटरेक्ट कर सके। लेकिन मान लो अगर हमारे पास लिगैंड जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, उसके पास एक ही लोन पेयर है, तो फिर वो ऐसे मेटल के साथ नहीं जुड़ना चाहेगा, वो उस मेटल के साथ जुड़ेगा जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच। उस समय फिर क्या होगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहने का मतलब सिंपली ये बोल देना कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज मोर द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। ये तभी सही है जब लिगैंड क्या हो, पाई डोनर। अगर लिगैंड हमारा पाई एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो फिर वो उस मेटल को फेवर करेगा जिस मेटल के पास क्या होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, या कहने का मतलब क्या होगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो हम जनरली क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जनरली हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, stronger the metal ligand bond, more the thermodynamic stability, more the thermodynamic stability। लेकिन ये कब सही है, यहाँ लिख लेना है किसके लिए सही है, दिस इज ट्रू फॉर पाई डोनर लिगैंड्स, राइट। ठीक है, पाई डोनर लिगैंड के लिए सही है, राइट। लेकिन अगर मान लो पाई डोनर लिगैंड्स का मतलब जैसे एग्जांपल में पाई डोनर में क्या लिख सकते हैं हम, F माइनस, राइट, O2 माइनस, OH माइनस, इन सब के लिए बात सही है ये, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास लिगैंड जो है क्या हो, पाई एक्सेप्टर, तो उनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, तभी क्या होगा, वो फेवरेबल होगा, राइट। तो ये ऑर्डर वैसे कॉमनली बोला जाता है, सही बात है, बट यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाउएवर फॉर पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स ऐसे लिख सकते हैं, however pi acceptor ligands, इसको अलग कर देना है, इसको ऐसे, pi acceptor ligands prefer to bind with metals with electron rich
लो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो वो ऐसे मेटल के साथ नहीं जुड़ सकते ना जिसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन चाहिए। उनको ऐसा मेटल चाहिए जो इलेक्ट्रॉन लेने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन क्या करे, उनको दे भी दे। ठीक है, तो मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट को डायरेक्टली ये बोलना बिल्कुल सही नहीं है कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। वो डिपेंड करता है लिगेंड पे। अगर पाई डोनर लिगेंड है देन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। लेकिन अगर पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होनी चाहिए, और जो हमारा मेटल होना चाहिए, जो हमारे पास लिगेंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच। दोनों का मतलब अलग अलग होता है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होना, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है जिसमें मतलब टाइटेनियम है, टाइटेनियम की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन टाइटेनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, वो हम कॉमनली बोलते जरूर हैं, बट अब दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ क्या होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन रिच भी। ठीक, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट जो है 3+ है, ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके 6- के साथ क्या बनाता है, COF6 क्यों बन गया ये, कोबाल्ट 3+ क्या है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। फ्लोराइड कैसा लिगेंड है, पाई डोनर, तो इसका मतलब इनका इंटरेक्शन क्या है, फेवरेबल। ये क्या है, स्टेबल है हमारा, ये बन गया, राइट। लेकिन अगर हम इसी कोबाल्ट की रिएक्शन कराएं 6CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, और हम बनाएं CO6 3+, तो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन कैसा लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर। कहने का मतलब है CO पाई एक्सेप्टर है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ध्यान से सुनो, अभी हमने देखा था कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड उनके साथ नहीं जुड़ना चाहते जिनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो, क्योंकि जिसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टाइटली होल्ड। तो ये कोबाल्ट अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव तो आ जाएगा, लेकिन इसको दोबारा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके खुद के इलेक्ट्रॉन क्या है, टाइटली होल्ड। तो इसका मतलब सिंपल है कि जो आपका सिस्टम होगा वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को अचीव नहीं करेगा। उसके पास चार्ज जनरेट रहेगा हमारे लिगेंड पे, और चार्ज जनरेट रहेगा, इसका मतलब वो थर्मोडायनामिकली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, या थर्मोडायनामिकली क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। इवन आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स नेचर में होता ही नहीं है, स्टेबल ही नहीं होता, समझ रहे हो। तो क्या हमें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को ब्लाइंडली बोल देना है, नहीं, हमें थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को मेटल और लिगेंड के रिस्पेक्ट में देख के बोलना है। तो फिर से एक बार समझ लो आप, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल है तो फिर वो उन लिगेंड को फेवर करेगा जो कि क्या है, पाई डोनर लिगेंड। और जितनी ज़्यादा, अगर मान लो आपके पास एक ग्रुप है पूरा पाई डोनर लिगेंड का, तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, राइट, जैसे मान लो फ्लोराइड हमने लिगेंड ले लिया और हम ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 +3 +4 +5 करें, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लोराइड के साथ बनने वाले कॉम्प्लेक्स की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन जब हमारे पास लिगेंड क्या होगा, पाई एक्सेप्टर, तो वहाँ पे हमें क्या देखना है, मेटल हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए, मेटल हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए उसकी, लो, तभी फेवर करेगा, नहीं तो फेवर नहीं करेगा। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है लिगेंड, वो ऐसे मेटल के साथ जाना चाहेगा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है ज़्यादा, वो ऐसे मेटल के साथ जाना चाहेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है। मतलब अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, अगर लिगेंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो मेटल को इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर तरह से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और उनकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी भी क्या होगी, हाई। किसी भी आप हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को पाई एक्सेप्टर से जोड़ दें, या फिर आप लो ऑक्सीडेशन स्टेट को आप पाई डोनर से जोड़ दें, तो उसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो सिर्फ और नेचर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में ध्यान रखना है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाएगा, जब पाई डोनर होगा, और लो ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए सूटेबल होता है, जब क्या होगा, पाई एक्सेप्टर होगा। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है साइज ऑफ मेटल कैटायन। अच्छा, तो एक चीज़ पहले और सीखो, पहले उससे पहले 3D से 4D जाने पे साइज बढ़ता है, 4D से 5D जाने पे साइज बढ़ता है। और जैसे जैसे डी के केस में क्या होता है, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आप जाते हो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, इंक्रीज करती है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो
तो अगर आप एक 3D का मेंबर है, एक 4D का मेंबर है, एक 5D का मेंबर है, तो हमेशा ध्यान रखो 4D और 5D की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है बिकॉज ऑफ मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो 3D वालों से क्या होती है, ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये हुआ उनका बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर, इसलिए उनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी 3D से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 4D and 5D series, 4D and 5D series complexes are thermodynamically more stable than 3D series complexes। कॉमनली ये होता है, यहाँ जनरली लिख लेना क्योंकि एक्सेप्शन कहीं भी पॉसिबल है। जनरली 4D and 5D series complexes are thermodynamically more stable than 3D complexes. This is due to more overlapping और interaction, अगर आप बात करो तो by 4D and 5D series complexes, 4D and 5D series complexes as compared to 3D complexes। तो अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लिगैंड आपके पास सेम है, तो फिर जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होगी वो 5D मेंबर की क्या होगी, 3D मेंबर से ज़्यादा होगी। 4D मेंबर की भी क्या होगी, 3D मेंबर से ज़्यादा होगी। कहने का मतलब 3D से 5D में जाओगे तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जांपल, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है COCN63 माइनस, राइट, RHCN63 माइनस और IRCN63 माइनस, सब कुछ सेम हमने रखा ऑक्सीजन, तो यहाँ से यहाँ जाने पर तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कुछ नहीं सोचना, सिंपल 4D 5D आर मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल देन 3D बिकॉज ऑफ मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्यों होती है, ड्यू टू मोर एक्सपेंशन ऑफ 4D एंड 5D ऑर्बिटल एज कम्पेयर टू 3D ऑर्बिटल। इसलिए जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा लिगैंड के उतना ज़्यादा क्लोजर पहुंचेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर बनेगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं फॉर 3D सीरीज कॉम्प्लेक्सेस या फॉर 3D सीरीज मेटल्स, फॉर 3D सीरीज मेटल्स, कौन से मेटल, जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर अ गिवन लिगैंड by M2 plus ion is given as 3D सीरीज मेटल के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर अ गिवन लिगैंड बाय M2 प्लस आयन इस, इसको कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे देखो, हम यहाँ पर एडिशनल एक चीज़ लिखते हैं Ba2 प्लस Sr2 प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस। तो इसको आप ध्यान रखना, ये तो किसका मेंबर है, एस ब्लॉक का। लेकिन अगर आप 3D सीरीज की बात करोगे तो ऐसे ऑर्डर होता है Mn2 प्लस Fe2 प्लस CO2 प्लस Ni2 प्लस Copper2 प्लस Zn2 प्लस, राइट। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। मतलब अगर आपके पास एक लिगैंड L है, कोई नॉर्मल लिगैंड L है, तो अगर आप इनके सबके साथ कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो इधर से इधर जाने पर क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। और ये सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इस सीरीज का नाम है इरविंग विलियम सीरीज। सिंपली सीरीज बेस्ड किस पे है, ये बेस्ड है चार्ज डेंसिटी फैक्टर पे। देखो
इसका साइज लार्जर है, पहले इन चारों में कंपेयर करते हैं हम। सब यहाँ से यहाँ जाने पर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। चार्ज सब पे क्या है, सेम। तो साइज जितना छोटा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। भाई सिंपल सी बात है, छोटा साइज अगर है तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा। अगर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है तो लिगैंड के साथ जुड़ने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा जुड़ने की टेंडेंसी होगी बॉन्ड उतना क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर। या जितना ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा बॉन्ड उतना क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनमें सब में भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं आप। यहाँ से यहाँ जाने पर यहाँ से इसका साइज छोटा है, इससे इसका साइज छोटा है, इससे इसका साइज छोटा है, तो यहाँ से यहाँ जाने पे भी क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कॉपर और जिंक में देख लो, ये क्या होता है, लार्जर साइज का, ये क्या होता है, स्मॉलर साइज का। इसलिए यहाँ पर क्या है, मोर चार्ज डेंसिटी, मोर चार्ज डेंसिटी ऐसा लिख सकते हैं ना यहाँ पे। लार्ज साइज लेस चार्ज डेंसिटी, लार्ज साइज लेस चार्ज डेंसिटी, वीक बॉन्ड। इसलिए क्या हो जाएगा, लेस थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। कॉपर और निकल में थोड़ा अलग है। कॉपर का जो साइज है निकल से क्या होता है, लार्जर, राइट। फिर भी लेकिन कॉपर की जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी निकल से क्या होती है, ज़्यादा। वो क्यों होती है कि कॉपर में एक खास चीज़ होती है, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इस वजह से कॉपर में ऐसा हुआ है। कॉपर एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों शो कर रहा है बाकी सबके कंपैरिजन में, क्योंकि कॉपर में क्या है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है। कहने का मतलब ये सीरीज जनरली बेस किस पे है, चार्ज डेंसिटी फैक्टर पे। चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, चार्ज अपन साइज का रेशियो। जितना ज़्यादा चार्ज सब पे क्या है, बराबर। साइज जितना छोटा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। न्यूक्लियर फोर्स उतना ज़्यादा होगा, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर बनेगा, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से यहाँ आने पर क्योंकि साइज डिक्रीज करता चला जा रहा है, इसलिए जो हमारी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है धीरे धीरे क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। जिंक वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, जिंक का साइज कॉपर से बड़ा होता है, इसलिए कॉपर की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जिंक से क्या है, ज़्यादा है। कॉपर निकल से स्लाइटली लार्जर होता है साइज में, राइट। लेकिन फिर भी कॉपर की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी या कॉपर की जो स्टेबिलिटी है, कॉपर की कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी है, निकल से ज़्यादा है। क्यों है वो, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से। क्योंकि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या करता है, स्प्लिटिंग क्रिएट करता है, तो जिनमें क्या होगा, इस पर्टिकुलर सिस्टम में 2 बॉन्ड हमारे जनरली क्या हो जाते हैं, लॉन्गर। 4 बॉन्ड हमारे जनरली क्या हो जाते हैं, शॉर्टर। एक तो हम ये बोल सकते हैं। दूसरा सबसे बेहतर ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिस्टेबलाइज। ऐसे देखो, जैसे मान लो अगर नॉर्मल कॉपर की बात करें, कॉपर 2+ की, तो ऐसे होता है ऐसे। अगर हम यहाँ पर इसी को स्प्लिट कर दें, यहाँ पे मान लो तो dxz लिख देते हैं, dyz लिख देते हैं, राइट। इधर dxy, इधर dz स्क्वायर, इधर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो हमारा देखो 2 2 2, यहाँ देखो इस सिस्टम में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, स्टेबलाइज, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, डिस्टेबलाइज। तो ओवरऑल सिस्टम को क्या मिली है, स्टेबिलिटी। उसी स्टेबिलिटी की वजह से जो कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स है, उसकी जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो निकल 2+ कॉम्प्लेक्स से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। समझ गए। तो कॉपर 2+ का कॉम्प्लेक्स निकल 2+, कॉपर 2+ इज लार्जेस्ट साइज एज कम्पेयर टू निकल 2+, फिर भी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा है, बिकॉज कॉपर 2+ में क्या है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जिसकी वजह से 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्टेबलाइज, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिस्टेबलाइज। तो ओवरऑल क्या है, देयर इज गेन इन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, निकल से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। जबकि आपको पता है निकल 2+ में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा, क्योंकि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के लिए क्या होना चाहिए, आपका एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट, मतलब ईजी या T2G क्या होना चाहिए, अनसिमेट्रिकली फिल्ड। लेकिन अगर आप D8 में बात करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन नीचे हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड है, ये भी सिमेट्रिकली फिल्ड है, इसलिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं है। तो यहाँ पर JTD की वजह से ऐसा हो गया है। इवन एक तरह से आप और कंपेयर कर सकते हो, अगर आप CFSC निकालो, ऑक्टाहेड्रल मान लेते हैं हम, तो ऑक्टाहेड्रल में D5 है,
ये क्या है D6, ये क्या है D7, ये क्या है D8, ये क्या है D9, ये क्या है D10। और हमने पढ़ा है जनरली कि मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स जो हैं, अगर 3D सीरीज के मेटल हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर 3D सीरीज के मेटल हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ज़्यादातर लिगेंड के साथ ये लोग क्या बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स करेंगे और ऑक्टाहेड्रल अगर हम इनको ले लेते हैं, कॉमन ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ले लेते हैं, तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगी 0, यहाँ -0.4, यहाँ -0.8, यहाँ -1.2, यहाँ क्या हो जाएगा -0.6, यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो CFC की बेसिस पे यहाँ तो CFC लगा नहीं सकते हम, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाने पर CFC बढ़ी, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। यहाँ से यहाँ जाने पर CFC बढ़ी, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। इसमें देखो यहाँ से यहाँ जाने पर CFC कम हुई, ये लेस स्टेबल हो गया, क्या हो गया मोर स्टेबल। प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ से यहाँ जाने पर CFC क्या हो रही है कम, लेकिन फिर भी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इसकी क्या है ज़्यादा। क्यों है वो जो एडिशनल स्टेबिलिटीज़ को मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, वो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से। तो इसे ध्यान रखना आप कि कार्बन कॉपर 2+ जो है वो लार्जर साइज है, लेस CFC है एज कम्पेयर टू निकल, फिर भी उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा। क्यों है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि अगर साइज ऑफ मेटल आयन की बात करें तो ऑन गोइंग फ्रॉम 3D टू 5D थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरलैपिंग। और अगर हम 3D सीरीज में बात करें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें ये ऑर्डर मिलता है। इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, सीरीज को क्या बोलते हैं, इरविंग विलियम्स सीरीज। इसको दो तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, एक तो चार्ज डेंसिटी के बिहाफ पे कि साइज जिसका बड़ा होगा न्यूक्लियर फोर्स कम होगा, बॉन्ड वीक बनेगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम होगी। दूसरा डी ब्लॉक में आप चाहो तो CFC के बिहाफ पे भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ CFC इंक्रीमेंट, जैसे जैसे CFC बढ़ रही है वैसे वैसे क्या बढ़ रही है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। बस प्रॉब्लम कहाँ है, कॉपर वाले में। कॉपर में एक प्रॉब्लम क्यों है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जिसकी वजह से इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, क्या कॉपर 2+ किसी भी लिगेंड के साथ अगर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनो, कॉपर 2+ की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो निकिल 2+ कॉम्प्लेक्सेस से या कोबाल्ट 2+ कॉम्प्लेक्सेस से फॉर पर्टिकुलर लिगेंड ज़्यादा होती है, वो सही बात है ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप हर लिगेंड की बात करो तो ओवरऑल जो होता है, अब जैसे मान लो कोई लिगेंड आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हो, मान लो एक लिगेंड एक कॉम्प्लेक्स को आप बनाते हो कई सारी मल्टीपल स्टेप में बनाते हो, तो जो पहली स्टेप है, दूसरी स्टेप है, तीसरी स्टेप है, चौथी स्टेप है, इन सब स्टेप में जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा कॉपर का विद रिस्पेक्ट टू निकल, वो जनरली क्या होता है, इंक्रीज करता है भाई, क्योंकि कॉपर 2+ की जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी निकल से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन क्या हर लिगेंड के साथ ही इंक्रीज करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक दो केसेस हैं जहाँ पर हम देख लेते हैं, वो थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो, जैसे मान लो हम बात करें कि हमारे पास कोबाल्ट 2+ है, कोबाल्ट 2+ है, ठीक है, ये कैसे करना है, हमारे पास M2+ है, ऐसे MH2O6 यहाँ पे हमने EN की रिएक्शन कराई और हमने बनाया यहाँ पर MH2O4 EN2+, K1 है और M हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट 2+ है, निकिल 2+ है और कॉपर 2+ है। तो अगर आप K1 की बात करो कोबाल्ट के लिए, निकिल के लिए, कॉपर के लिए, तो हमने क्या पीछे देखा है कि जो कॉपर कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी निकिल और कोबाल्ट से क्या होगी, ज़्यादा। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऑर्डर K1 कोबाल्ट 2+, K1 निकिल 2+, K1 Cu2+, तो सिंपल बात है, कॉपर के कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। इसलिए कॉपर के कॉम्प्लेक्स का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, जो फॉर्मेशन कांस्टेंट होगा, वो निकिल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और निकिल वाले का किससे ज़्यादा होगा, कोबाल्ट से ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या आएगा आपका, ये। ठीक, दूसरी स्टेप देखते हैं। अगर मान लो हम MH2O4 EN में एक EN को और हटाना चाहते हैं हम, प्लस EN हम बना रहे हैं MEN twice H2O twice 2+ प्लस यहाँ पे 2 वाटर कर देना, प्लस यहाँ पे 2 वाटर लिखो।
ये हमारा क्या हो जाएगा K2, दूसरी स्टेप है। हमें क्या करना है, फाइनली सारे के सारे यहाँ से वाटर को रिप्लेस कर देना, ठीक है, जो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम K2 की बात करें, K2 कोबाल्ट 2 प्लस K2 निकिल 2 प्लस K2 Cu2 प्लस, सेम ऑर्डर वही, क्योंकि दूसरी स्टेप में भी करोगे तब भी तो कॉपर के कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनामिकली क्या होंगे, मोर स्टेबल, कोबाल्ट के क्या होंगे, लेस, निकल के क्या होंगे, लेस। मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, कॉपर का मैक्सिमम हो जाएगा, फिर निकल का हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा कोबाल्ट का। तो हमने देखा कि जब हम एक कॉम्प्लेक्स, हमारा एक्वा कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट निकल कॉपर का, और उसमें से हम En लगा रहे हैं, वाटर को रिप्लेस कर रहे हैं, तो पहली स्टेप में 2 वाटर निकल गया, दूसरी स्टेप में 2 वाटर निकल गया, और दोनों की दोनों स्टेप में कॉपर की जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है, या कॉपर के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की स्टेबिलिटी है, या स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट की स्टेबिलिटी है, वो क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। क्या तीसरी स्टेप में भी ऐसा होगा, जब हम फाइनली कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें MH2O ट्वाइस En ट्वाइस 2 प्लस En En थ्राइस 3 प्लस और 3 प्लस 2 प्लस 2 वाटर। तो अगर यहाँ पे हम K3 लिखें, यहाँ पे तीसरी स्टेप है K3 कोबाल्ट 2 प्लस K3 निकिल 2 प्लस K3 कॉपर 2 प्लस। इस बार जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है, इस बार जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, वो पहले दोनों की तरह ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, यही इंपॉर्टेंट है। और क्यों नहीं फॉलो करता, अगर नॉर्मल यहाँ पे रिएक्शन होता, नॉर्मल चेंज होता तो आराम से फॉलो करता है, लेकिन यहाँ जो चेंज है वो थोड़ा क्या है, अलग है, इसलिए ध्यान से सुनो। यहाँ पे ऑर्डर क्या आता है, यहाँ पे आता है K3 निकिल 2 प्लस इज ग्रेटर देन K3 कोबाल्ट 2 प्लस, और सबसे कम होता है K3 कॉपर का। मतलब पहली दोनों स्टेप में तो जो हमने इरविंग विलियम सीरीज में देखा था कि कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, या जो कॉपर जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो जो फॉर्मेशन कांस्टेंट आएगा वो निकिल और कोबाल्ट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जब तीसरी बार हमने रिप्लेस किया तो वो क्या हो गया, वो अलग हो गया। क्यों हो गया ऐसा, देखो ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसको मान लो ऐसे बना लेते हैं, ट्रांस NN, ये En हो गया, और ये कन्वर्ट हुआ है किसमें, ये कन्वर्ट हुआ है M, कॉपर लिख देते हैं अगर, MNN ये, ठीक। तो देखो इसे होगा क्या, अगर यहाँ पे M की जगह पे क्या हो जाए Cu2 प्लस, इसे क्या शो करता है Cu2 प्लस, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, राइट। ये डिस्टॉर्शन को निकल में तो होता नहीं है, क्योंकि वो क्या है, सिमेट्रिकली फील्ड है। कोबाल्ट में होता है लेकिन वीक होता है। क्यों कोबाल्ट में वीक होता है, क्योंकि कोबाल्ट 2 प्लस की अगर आप बात करोगे तो इसमें T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है, और जो T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है क्या होता है, वीक JTD, राइट। मतलब माइनर होगा चेंज, या माइनर चेंज है यहाँ पे। तो देखो जब कॉपर 2 प्लस में अगर निकिल और कोबाल्ट में, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कन्वर्जन में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। निकिल में तो है ही नहीं, कोबाल्ट में माइनर है, लेकिन कॉपर 2 प्लस में EG अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है, और EG अनसिमेट्रिकली फील्ड होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा। तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे ना, तो देखो JTD क्या करता है, कॉमनली क्या करता है, इलोंगेशन कर देता है इसको। यहाँ भी JTD होगा तो वो क्या करेगा, इन बॉन्ड लेंथ को लॉन्गर कर देगा। मान लेते हैं लॉन्गर हो गई है, इसको भी लॉन्गर कर देगा। अगर ये बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगी, जब ये बढ़ेगा तो यहाँ पे खिंचाव आएगा ना, ये बढ़ेगा तो यहाँ भी स्ट्रेन आएगा ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्ट्रेन, यहाँ पे क्या जाएगा, स्ट्रेन। मतलब ये है कि जो ये वाला तीसरे में कन्वर्जन है, इससे आप ऐसे कॉम्प्लेक्स से इस कॉम्प्लेक्स से जिस कॉम्प्लेक्स में आप कन्वर्ट हो रहे हो, मतलब यहाँ से आप जिस कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो, इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, ये हाईली स्ट्रेन्ड है। अगर स्ट्रेन डेवलप होगा तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल होगा क्या, नहीं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना इसमें कॉपर वाला, ये क्या होता है, लेस स्टेबल। किसकी वजह से, ड्यू टू JTD
देखो वही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो कॉपर की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था, वही तीसरे स्टेप में कॉपर की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को क्या कर दिया, या तीसरे स्टेप में जो फॉर्मेशन कांस्टेंट था उसको क्या कर दिया, उसने कम कर दिया। राइट, मतलब ये नहीं कि हर स्टेप में जैसे बढ़ रहा है वैसे बढ़ा। क्यों ऐसा बढ़ा? अगर ये चिलेशन नहीं होता, मान लो यहाँ पर हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि तब क्या होता, स्ट्रेन क्रिएट नहीं होता। स्ट्रेन क्रिएट नहीं होता तो सिंपल सी बात है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या बनता है, स्टेबल। तो K3 की वैल्यू भी कॉपर के लिए क्या आती, ज़्यादा आती। लेकिन क्योंकि यहाँ पर चिलेटिंग लिगेंड है तो चिलेटिंग की वजह से क्या है, ऐसा तो है नहीं कि अकेले ये ऊपर चला जाए और यहाँ पर कोई चेंज ना आए, ये नीचे लॉन्गर हो जाए, यहाँ पर कोई चेंज ना आए। जब ये लॉन्गर होगा, ये लॉन्गर होगा तो सिस्टम में क्या जनरेट हो जाएगा, स्ट्रेन जनरेट हो जाएगा। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा क्या बनेगा, लेस स्टेबल बनेगा। और कोई भी चीज़ अगर लेस स्टेबल है, कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेन्ड है तो उसकी फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगी, कम। और जिस भी स्टेप में स्ट्रेन जनरेट हुआ है उस स्टेप में जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी क्या होगी, वो कम होगी। कम क्या, बहुत कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है कि कॉपर वाले की वैल्यू निकिल और कोबाल्ट से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा थी, वो अगर स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में देखोगे तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जहाँ पर चिलेटिंग लिगेंड है, वहाँ पर जब सारे के सारे चिलेटिंग हो जाएंगे, या जिस स्टेप में सारे के सारे चिलेटिंग हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर स्टेप का स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट कॉपर का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए? तो अगर आप K1 K2 की बात करो तो K1 K2 मतलब पहला और दूसरा स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में कॉपर का ज़्यादा होगा, निकल का कम होगा, कोबाल्ट का कम होगा। लेकिन अगर आप तीसरे स्टेप की बात करोगे तो कॉपर का कम हो जाता है सबसे, निकल का ज़्यादा होता है, कोबाल्ट का क्या होता है, वो ज़्यादा। कॉपर निकल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना भाई। निकल की क्या है, -1.2 डेल्टा है, कॉपर की क्या है, -0.8 डेल्टा है। तो निकल का कॉपर से ज़्यादा तो होना चाहिए, जो कि पहले भी था। वहाँ चेंज नहीं आया। चेंज किस में आया, कॉपर 2+ में चेंज आया। क्यों चेंज आया, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेन इन मॉलिक्यूल। ये स्ट्रेन क्यों डेवलप हुआ, ड्यू टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। दैट्स वाई ये स्टेप जो है कॉपर के लिए क्या होती है, वो हाईली अनफेवरेबल है। इसीलिए इस स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट कॉपर का क्या है, कोबाल्ट और निकल से क्या है, कम है। लेकिन क्या इसका ये मतलब हुआ कि कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस की थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कम हो गई? नहीं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको पता है, आप तो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाल रहे हो ना, लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स जब निकालते हैं क्या निकालते हैं हम, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो अगर ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट निकालोगे तो क्योंकि 3 स्टेप हमने कराई है तो हम क्या निकालेंगे, B3 क्या होगा, K1 मल्टीप्लाइड बाई K2 मल्टीप्लाइड बाई K3। तो देखो कॉपर का तीसरा वाला कम हुआ है ना, पहला दूसरा तो ज़्यादा ही है भाई। कॉपर में तीसरा जो थर्ड स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है वही तो कम हुआ है, फर्स्ट और सेकंड तो ज़्यादा ही है। तो फर्स्ट और सेकंड इतना ज़्यादा होता है कि तीसरे वाले के कम होने की वजह से भी, तीसरे के कम होने के बावजूद भी अगर ओवरऑल आप देखोगे या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट देखोगे तो किसका ज़्यादा आएगा, कॉपर का। लेकिन हाँ, अगर स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट देखोगे तो पहले दोनों स्टेप में तो कॉपर का ज़्यादा आता है, लेकिन तीसरे स्टेप में कॉपर का क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जिसे ध्यान रखना, आप रटना नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। जहाँ पर स्ट्रेन जनरेट हुआ है उस पर्टिकुलर स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। राइट, तो अगर आप ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात करो, राइट, तो अगर आप बीटा की बात करो, बीटा 3Cu2+, बीटा 3 निकल 2+, बीटा 3 कोबाल्ट 2+, तो ऑर्डर क्या आएगा, यही। ज़्यादा किसका होगा, ओवरऑल कॉपर का ही ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉपर में पहले दूसरे क्या थे, ज़्यादा थे। तो तीसरे के कम होने के बावजूद भी क्या होगा, कम नहीं होगा। लेकिन अगर आप K1 K2 3 में बात करोगे तो K1 जो होगा कॉपर का ज़्यादा, फिर उसके बाद निकल का होगा, उससे कम किसका होगा, कोबाल्ट का। K2 की बात करोगे सेम टर्न, K3 की बात करोगे बदल जाएगा, निकल कोबाल्ट, उसके बाद क्या है, कॉपर। रटना नहीं है इसे, ठीक है, समझ गए। चलो आप चलते हैं आगे। तो हमने क्या देखा यहाँ से कि साइज में पहले 3D 4D 5D हमने कंपेयर कर लिया, फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने क्या ले लिया, 3D सीरीज में इरविंग विलियम्स सीरीज हमें मिल गई। फिर हमने देखा कॉपर वाले कॉम्प्लेक्सेस थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। एक हमने एग्जांपल ये भी देखा कि जो स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो कॉपर के लिए ज़्यादा होना चाहिए निकल कोबाल्ट से, लेकिन जब चिलेटिंग आता है और उस स्टेप में जहाँ पर सारे के सारे चिलेटिंग लिगेंड जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, उस समय उस स्टेप का फॉर्मेशन कांस्टेंट कॉपर वाले का बाकी कोबाल्ट और निकल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, बाकी कॉपर का ज़्यादा ही होगा। लेकिन हाँ, अगर ओवरऑल बात करो पूरा सिस्टम K1 K2 K3 ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की या टोटल फॉर्मेशन कांस्टेंट की या टोटल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करो तो ज़्यादा कॉपर का ही आता है, क्योंकि पहले दोनों तो कॉपर के ही ज़्यादा थे, तो वो पहले दोनों तीसरे पे कम होने से भी फर्क नहीं पड़ता इतना।
ठीक। लेकिन हाँ, तीसरा कम होता है कोबाल्ट और निकल के कंपैरिजन में, क्योंकि जब जो मॉलिक्यूल जनरेट होगा उसमें क्या जनरेट हो जाएगा, हाईली स्ट्रेन या स्ट्रेन जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तीसरा देखते हैं, क्लास ए एंड क्लास बी मेटल्स, राइट। ऐसा पूरा कर लेते हैं हम, क्लास ए, क्लास बी एंड बॉर्डर लाइन। इनके भी यहाँ पे भी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्लास ए में क्या है। तो पहले क्लास ए, देखो क्लास ए में वो मेटल आते हैं जिन पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, राइट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो। जनरली अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। साइज क्या होना चाहिए, स्मॉलर, राइट। अगर साइज स्मॉलर होगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लेस पोलराइजेबल, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टाइटली होल्ड। कुल मिला के क्लास ए वाले क्या हैं, हार्ड मेटल हैं। जैसे हमने पढ़ना है HSAV प्रिंसिपल में हार्ड मेटल, तो वैसे क्लास ए वाले क्या हैं, ये हार्ड मेटल हैं। और हार्ड मेटल जो होते हैं वो उन लिगैंड को ज़्यादा फेवर करते हैं या उन लिगैंड के साथ बेटर बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं। हार्ड मेटल उन लिगैंड के साथ बेटर बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं जो कि क्या होते हैं, हार्ड लिगैंड, राइट। तो सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, क्लास ए इंक्लूड्स या इट इंक्लूड्स मेटल्स हैविंग, क्या क्या होना चाहिए मेटल के पास, स्मॉलर साइज, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ भी स्मॉलर साइज भी चलेगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी चलेगा, टाइटली होल्ड या टाइटली होल्ड इलेक्ट्रॉन्स या लेस पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये सब इसमें आते हैं। तो एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, इसका हम ले लें, अगर एग्जांपल मान लेते हैं लिथियम प्लस सोडियम प्लस, राइट। ये कुल मिला के एग्जांपल में क्या है, सिंपल यहाँ से लिख लेते हैं, एल्कली मेटल्स, कौन से वाले, जो स्मॉलर साइज हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज मेटल्स, बहुत सारे लोग इसमें हैं, ठीक है। इवन लेंथेनाइट को भी ला सकते हैं आप इसमें, चाहो तो लिख लो आप यहाँ पे Ln3+ आयंस। कुछ करना थोड़ी इसमें, सिंपल देख लो, साइज छोटा होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, टाइटली होल्ड, या उनकी पोलराइजेबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो उनको क्या बोलते हैं, हार्ड, ठीक। जैसे इसमें लिख सकते हैं और एग्जाम्पल में लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन 3+ हो गया, ठीक है, कोबाल्ट 3+ हो गया, क्रोमियम 3+ हो गया, एल्युमिनियम 3+ हो गया, राइट, Ln3+ हो गया, etc। ये सब क्या आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। अब क्योंकि इनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी क्या है ज़्यादा, साइज स्मॉलर है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी हाई है। तो ये लोग उन लिगैंड के साथ थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ज़्यादा या उन लिगैंड के साथ बेटर बॉन्ड बनाना प्रेफर करते हैं जो कि क्या होते हैं, हार्ड लिगैंड। तो यहाँ लिख सकते हैं दीज मेटल आयंस prefer to form bond with highly electronegative
डोनर लिगेंड्स, क्योंकि इनके पास क्या है, मोर पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना क्या चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिख लो, अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो ये एफिनिटी ऑर्डर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। ये क्या है, एफिनिटी ऑर्डर ऑफ क्लास ए मेटल, क्लास ए मेटल्स फॉर डोनर एटम्स। मतलब अगर किसी लिगेंड में फ्लोराइड डोनर है, क्लोरीन डोनर है, ब्रोमीन, आयोडीन डोनर है, या ये सब डोनर हैं, तो अगर क्लास ए मेटल हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर कॉम्प्लेक्स किसके साथ बनाएंगे, फ्लोरीन के साथ, सबसे बेकार के साथ बनाएंगे, आयोडीन के साथ। सेम अगर यहाँ पर नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन फैमिली के डोनर मेंबर हैं तो नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, ज़्यादा फेवर करेगा, राइट, और इनके साथ क्या करेगा, कम फेवर करेगा। इसी तरह अगर ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं तो ये जो ये क्लास ए मेटल हैं ये ऑक्सीजन के साथ बेहतर बॉन्डिंग करेंगे, टेलुरियम के साथ क्या करेंगे, पुअर बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, मतलब हार्ड के लिए इनकी प्रेफरेंस क्या है, ज़्यादा, और जो उनके लिए प्रेफरेंस ज़्यादा है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मेटल अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का है, मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मेटल अगर स्मॉलर साइज का है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो उन लिगेंड के साथ बेहतर प्रेफर बाइंडिंग करेगा या बाइंडिंग करना प्रेफर करेगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, साइज पे, राइट। और साइज जितना छोटा होगा, जैसे इसमें देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इसका साइज छोटा है, इसके लिए एफिनिटी क्या है, ज़्यादा, इसका साइज बड़ा है, इसके लिए एफिनिटी क्या है, कम है। ठीक है, बाकी ऐसे करके हम देख सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं, क्लास बी मेटल। अब एग्जाम्पल भी करके देखेंगे हम। क्लास बी मेटल्स, ये उसके रिवर्स हैं ये लोग। क्लास बी में क्या आता है, क्लास बी इंक्लूड्स मेटल्स हैविंग, क्या होना चाहिए इनके पास, लार्जर साइज, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लार्जर साइज, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, रिलेटिवली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ये कहने का मतलब क्या है, पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उनका रिवर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें क्या क्या ले सकते हैं हम, कॉपर प्लस हो गया, Ag प्लस हो गया, गोल्ड प्लस हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, ये लोग इसमें आते हैं। इन सबके पास क्या है, फील्ड डी ऑर्बिटल है। सबके पास क्या है, D10 है, फील्ड डी ऑर्बिटल हो गया। साइज क्या है इनका, लार्जर, देखो ये भी हो गया, D10 है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी है ही है, साइज इनका सबका क्या है, लार्जर है। तो ये जो क्लास बी मेटल्स हैं ये वाले हैं जिनके पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लार्जर साइज है, उनके पास क्या है, रिलेटिवली फील्ड डी ऑर्बिटल है। अब ये इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इनके पास क्या है, खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके पास है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये ऐसे लिगेंड को बाइंड करना प्रेफर करेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, कम हो। मतलब ये बिल्कुल उस तरह अपोजिट बिहेवियर शो करेंगे जैसे कौन शो करते थे, क्लास ए मेटल। जैसे देखते हैं यहाँ पर, इनके लिए जो एफिनिटी ऑर्डर होगा वैसे होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, राइट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये क्या है, एफिनिटी ऑफ क्लास बी मेटल्स फॉर डोनर एटम्स,
राइट। मतलब ये है कि जो क्लास बी मेटल्स है वो लोग अगर क्लास बी मेटल होंगे तो अगर उनके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल किसके साथ बनाएंगे? आयोडीन के साथ। अगर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम है तो वो उस लिगेंड के साथ बेहतर थर्म या ज़्यादा प्रीफर करेंगे बाइंडिंग करना, इसके पास क्या होगा? टेलुरियम। इसी तरह नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी किसको फेवर करेंगे? वो एंटीमनी को। जबकि क्लास ए वाले किसको फेवर कर रहे थे? वो फेवर कर रहे थे नाइट्रोजन को। सुनो ध्यान से, क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो जैसे आप बड़े मेटल्स की बात करोगे ना, इनके पास क्या होता है, या बड़े एटम की बात करोगे, इनके पास क्या होगा? बैक एंड डी ऑर्बिटल। इनके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल है, मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल है। तो मेटल क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, जब लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अगर लिगेंड के पास बैक एंड डी ऑर्बिटल होगा तो क्या करेगा? अपने फील्ड डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? ट्रांसफर। तो जिससे जो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल के पास वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सिस्टम जो होगा वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की तरफ मूव करेगा। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की तरफ मूव करेगा उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी? ज़्यादा होगी। पहले वाले केस में क्या था? पहले वाले केस में मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं था, उसके पास चार्ज डेंसिटी ज़्यादा थी, तो उसको ऐसा लिगेंड चाहिए जिसके पास क्या? इलेक्ट्रॉन रिच, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे भर भर के उसको, ठीक है। तो क्या होगा उसमें? वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। मतलब सिंपल है, पहले भी हम बोल चुके हैं, मेटल अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो फिर ऐसा लिगेंड चाहिए जिसके पास क्या हो? बैक एंड डी ऑर्बिटल या बैक एंड ऑर्बिटल, तभी वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रॉपर तरीके से मेंटेन होगी। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसे वैसा लिगेंड चाहिए जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देना जानता हो, जिसके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो, राइट। बैक एंड डी ऑर्बिटल के चांसेस कम हो, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो, क्योंकि छोटा साइज अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी उसकी। मतलब फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो फ्लोराइड पर अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो रिपल्सन ज़्यादा होगा ना, लेकिन आयोडाइड में देंगे तो रिपल्सन उतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। तीसरे हमारे आते हैं, वो है क्या है? बॉर्डर लाइन वाले। बॉर्डर लाइन मेटल्स, इट इंक्लूड्स, इनमें क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स includes 3D series metals in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन कौन से? मैग्नीज 2+, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, राइट। ये लोग आते हैं इसमें, राइट। ये लोग बॉर्डर लाइन में आते हैं, ठीक। ये लोग बॉर्डर लाइन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब इनका कोई प्रेफरेंस नहीं होता। हार्ड का जैसे क्लास ए का प्रेफरेंस है, क्लास बी का प्रेफरेंस है, लेकिन इनका कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनके बारे में हम कुछ यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं। ये तो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो जो भी हमने पढ़ा है उससे, फॉर Hg2+ एक्वस, ऐसे लिखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स फॉर correct order of ligands for stability constant on complex formation with Hg2+ is। मैं लिगेंड के नाम लिख रहा हूँ और उनमें से आपको ऑर्डर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, राइट। Cl माइनस Br माइनस I माइनस F माइनस, Cl माइनस Br माइनस F माइनस I माइनस, I माइनस Br माइनस Cl माइनस
अगर हम इनकी बात करें, मतलब इनका कॉम्प्लेक्स किससे बना है, मरकरी से। इन लिगेंड को स्टेबिलिटी कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में लिखना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फॉर स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद Hg2+। तो देखो ये क्या है, ये क्लास बी मेटल है, और क्लास बी मेटल किसको फेवर करते हैं, उन लिगेंड को फेवर करते हैं जहाँ पे क्या होता है, लिगेंड का साइज लार्जर होता है, बैकेंड डी ऑर्बिटल होती हैं, चार्ज डेंसिटी कम होती है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें, मतलब मरकरी जब +2 Hg2+ जब आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उसमें उसका फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, या उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा होगा। कब, जब वो मरकरी के साथ बनाएगा, फ्लोराइड के साथ बनाएगा। ठीक है, अगर इसी मरकरी जगह पे हम आयरन ले लें फॉर Fe3+, Fe3+ किसका हो गया, ये हो गया क्लास ए का, क्लास ए मेटल। क्लास ए मेटल किसको फेवर करेगा, इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, F- Cl- Br- I-, ये किसका ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का। या फॉर्मेशन कांस्टेंट का। मतलब ये है कि हम जो भी क्लास ए क्लास बी पढ़े हैं उससे हमें बता सकते हैं कि कब हमारा मेटल, कि कौन सा हमारा मेटल किस लिगेंड के साथ ज़्यादा थर्मोडायनामिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और किस नेचर वाला मेटल किस नेचर वाले लिगेंड के साथ ज़्यादा स्टेबल बनाएगा या कम स्टेबल बनाएगा। राइट, तो अगर हमारे पास क्लास ए वाले हैं तो हमने ऑर्डर देखा था, क्लास ए वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई चार्ज डेंसिटी स्मॉलर साइज को फेवर करते हैं, क्लास बी वाले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बैकेंड डी ऑर्बिटल और लार्जर साइज वाले को फेवर करते हैं। रीजन मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, जैसे मान लो select the correct order of select the correct order of ligands with respect to formation constant या stability constant, with respect to formation constant or stability constant with Ag+ and copper 2+ ions respectively। राइट, तो देखो मैं इधर लिखता हूँ ऑप्शन में, अमोनिया, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड पहला किसके लिए होगा, सिल्वर के लिए, दूसरा किसके लिए होगा, कॉपर के लिए, NH3 फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, दूसरा Br- Cl- NH3 F-, NH3 F-, Cl-, Br-, तीसरा ऑप्शन है Br- Cl- NH3 F-, NH3 Br Cl फ्लोराइड, इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पे NH3 Br- Cl- F- एंड यहाँ पे लिख सकते हैं हम Br- Cl- NH3 और F-। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए। हाँ, तो देखो इसमें कैसे करोगे आप, ये सिल्वर प्लस है, राइट, ये कॉपर 2+ है। सिल्वर प्लस किसका है, क्लास बी का।
क्लास बी वाले किसको फेवर करते हैं, लार्जर साइज को। तो देखो क्लास बी के लिए अगर करोगे तो लार्जर साइज क्या है हमारा, देखो इन दोनों में से कोई एक ऑर्डर होना चाहिए, ब्रोमीन क्लोरीन, ये सही है। NH3 और फ्लोरीन में से अगर आप करोगे तो आपको पता है कि NH3 और फ्लोरीन में से अगर आप नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात करोगे तो लार्जर साइज किसका होता है, नाइट्रोजन का। फ्लोरीन का साइज क्या होगा, स्मॉलर। या कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन को ज़्यादा पोलराइज किया जा सकता है कंपेरिजन टू किसके, फ्लोरीन के। इसीलिए इनमें जो फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑर्डर होगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब पहले के लिए इन दोनों में से कोई एक आंसर है, किसके लिए, सिल्वर प्लस के लिए। बात करते हैं कॉपर 2+। कॉपर 2 किसमें आता है, बॉर्डर लाइन में। इसका मतलब ना तो ये ऐसे फेवर करेगा, उनको फेवर करेगा जो कि क्लास ए के हैं, ना तो डायरेक्टली उनको फेवर करेगा जो क्लास बी के हैं, राइट। लेकिन एक सिंपल सी बात सोचो कि कॉपर 2+ जो है वो अगर आप कैटेगराइज करो तो ज़्यादा नेचर उसका हार्ड की तरफ, सॉरी क्लास ए की तरफ है या क्लास बी की तरफ है, उसका ज़्यादा किसकी तरफ है, क्लास ए की तरफ। इसीलिए वो क्या करेगा, क्लास ए की तरफ बिहेवियर शो करेगा, राइट। और जिनमें क्लास ए में हमारे पास क्या है, अगर ऑर्डर देखा जाए तो क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये ऑर्डर होता है। प्रॉब्लम सिर्फ फर्स्ट किसकी रही है, अमोनिया वाली। अब अमोनिया में क्या है, आपको पता है कि अमोनिया की जो डोनर एबिलिटी है वो फ्लोराइड के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा। वो बॉन्ड क्या बनाएगा, वो डोनर एबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो इंटरेक्शन बेहतर करेगा, तो बॉन्ड अच्छा बनाएगा, तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए अमोनिया के लिए ऑर्डर, कॉपर के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। फिर से देख लो, Ag+ क्या है, क्लास बी है। क्लास बी के लिए क्या चाहिए, लार्जर साइज मेटल, लार्जर साइज लिगेंड। तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और अमोनिया में से फ्लोरीन हो जाएगा, पहले ब्रोमीन हो जाएगा, फिर क्लोरीन, फिर अमोनिया, फिर F-। कॉपर 2+ के लिए क्या है, ये वैसे तो बॉर्डर लाइन है बट ज़्यादातर लाई किधर करता है, ये हार्ड की, मतलब क्लास ए की तरफ, या उनको हार्ड भी बोल सकते हैं आप, हार्ड मेटल भी बोलते हैं उनको, क्लास ए की तरफ लाई करता है। तो इनके केस में अगर आप फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड में कंपेयर करोगे तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड का ऑर्डर होगा। और अमोनिया का फ्लोराइड से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि देखो प्योरली हार्ड तो है नहीं वो NH3। अगर NH3 और F- में कंपेयर करो आप तो NH3 F- में क्या है, जो नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी है वो फ्लोरीन से क्या है, ज़्यादा है, राइट, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, राइट। क्योंकि देखो दोनों सेम ही मतलब अगर आप इनकी बात करो तो ये दोनों सेम ही तरह का, सेम ही पीरियड के मेंबर हैं। ये अलग अलग हैं इसलिए यहाँ पे तो कंपेयर इजीली हो गया, लेकिन जब सेम पीरियड के मेंबर है तो यहाँ पर किसकी बात करें, डोनर एबिलिटी की। डोनर एबिलिटी अगर आप देखो तो नाइट्रोजन की डोनर एबिलिटी जो है वो फ्लोराइड से क्या है, ज़्यादा है। इसलिए वो बेहतर इंटरेक्शन करेगा कॉपर से, अच्छा बॉन्ड बनाएगा, तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी, ज़्यादा होगी। और एक चीज़, जब यहाँ कैसे कभी भी ऐसे आयन लिखा रहे ना तो इसका मतलब हमेशा समझ लिया करो क्या है, एक्वस मीडियम है ये। मतलब आयन ऐसे गैसीय स्टेट में नहीं होता, तो हमेशा जान लेना यहाँ जो भी कंपेयर यहाँ पर किया जा रहा है किस में लिया गया, इनको एक्वस मीडियम में लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से हम थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की डिपेंडेंस बता सकते हैं किस पे, मेटल आयंस पे। हमने देखा था नेचर ऑफ मेटल आयन, हमने देखा था साइज ऑफ मेटल आयन, उसके बाद हमने देखा कि मेटल आयन को क्लास ए, क्लास बी और बॉर्डर लाइन में कैटेगराइज किया गया, तो उनके बिहाफ पे भी हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला फैक्टर हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, जिस पे डिपेंड करती है या जिससे वेरी करती है, चेंज होती है, घटती बढ़ती है, जो भी है, या डिपेंड करती है जिस पे, उसको हम क्या बोलेंगे, चीलेट इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चीलेट इफेक्ट के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।